गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम बायोटेक्नोलॉजी में चल रहे हैं और हमने काफी टॉपिक जो है क्लियर कर दिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, यानी कि हम डीएनए को कैसे अलग करेंगे। उससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि हम डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे काटते हैं। इस वाली वीडियो में आप देखेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। क्लोनिंग वेक्टर्स हल्का सा पिछले वाली वीडियो में लास्ट में मैंने आपको बताया था, एक ओवरव्यू दिया था। क्लोनिंग वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिनकी हेल्प से हम अपनी कोई जीन को यानी कि अपने कोई डीएनए फ्रेगमेंट से कोई मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स। मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्लोनिंग वेक्टर्स एक ऐसे वेक्टर हैं जिनकी हेल्प से हम अपने डीएनए की मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। हमारे पास कोई छोटा डीएनए है, उसको हम क्लोनिंग वेक्टर में लगा देंगे तो हमारे पास जब क्लोनिंग वेक्टर अपने आप को डबल करेगा तो हमारा डीएनए का पार्ट भी डबल हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। किसकी हेल्प से बना सकते हैं? क्लोनिंग वेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या होगी? क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक। पहला वाला पॉइंट है हमारा इसका, ये देखेंगे। द वेक्टर्स आर the vectors are the DNA molecules that can carry a foreign DNA segment, foreign DNA segments into the host cell, into the host cell। ऐसे डीएनए वेक्टर्स वो हैं या फिर वेक्टर्स ऐसे डीएनए के मॉलिक्यूल हैं जो किसी दूसरे के टुकड़े को किसी होस्ट सेल में कैरी करते हैं, किसी होस्ट सेल में उसको कैरी करते हैं, उसको रखते हैं। डीएनए के ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी दूसरे डीएनए के टुकड़े को अपने साथ होस्ट सेल में रखता है या फिर ले जाता है होस्ट सेल में, उसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर्स कहेंगे। इसका सेकंड वाला पॉइंट ये है कि वेक्टर्स में भी, वेक्टर्स जो है कौन कौन से हो सकते हैं? वेक्टर्स में भी पहला वाला कौन सा हो सकता है? प्लाज्मिड्स। पहला वाला कौन सा है? प्लाज्मिड्स। पहला वाला वेक्टर्स क्या है? प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स कैसे होते हैं? These are autonomously replicating circular extra chromosomal DNA। These are autonomously extra chromosomal DNA। प्लाज्मिड तो ये हो गए। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड ऑटोनोमसली यानी कि अपने ऊपर डिपेंड है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपने आप रेप्लिकेशन कर सकता है। किसमें? बैक्टीरियल सेल में। ये बैक्टीरिया है और इसमें ये यहाँ पर तो पाया जा रहा है इसका क्रोमोसोमल वाला डीएनए, यहाँ पर जो पाया जा रहा है इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जा रहा है, जो क्या है? प्लाज्मिड। ये वाला क्या है? प्लाज्मिड। ये वाला जो डीएनए है ये इससे कोई मतलब नहीं रखता। अगर हम इसमें कुछ चेंज भी कर देते हैं तो इसको जो बनाता है, इसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किसमें होती है? ये क्रोमोसोमल वाले डीएनए में होती हैं। लेकिन
प्लाज्मिड में इसकी कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। अच्छा, दूसरा वाला जो है वेक्टर वो क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज दीज आर वायरसेस। बैक्टीरियोफेज क्या है? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफेज। दीज आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफेज। ठीक। अच्छा, बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ बैक्टीरियोफेज because of their high number per cell have very high copy number, copy number within bacterial cells. बैक्टीरियोफेज क्या है? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफेज। ये वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्ट का मतलब बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, एक बैक्टीरिया की सेल में बहुत सारे होते हैं, जिससे कि ये और अपनी संख्या, अपनी कॉपी लगाकर बढ़ा लेते हैं। और वेरी हाई कॉपी नंबर, ये अपनी कॉपी जो है संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज। अब कितनी कॉपी नंबर होता है भाई? कितनी संख्या बढ़ा सकते हैं? कॉपी नंबर कितनी ये हो सकते हैं वो देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज the number of copies of vectors present in a cell. It varies from 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक कॉपीज पर सेल। कॉपी नंबर क्या होता है? ये वेक्टर की कितनी कॉपी प्रेजेंट होती है। किसी सेल में वेक्टर की कितनी कॉपी प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहेंगे? कॉपी नंबर। मान लीजिए वेक्टर की 1 कॉपी प्रेजेंट है, तो कॉपी नंबर 1 हो गया। वेक्टर की 10 कॉपी प्रेजेंट है, 10 हमारे बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट है या 10 प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो कॉपी नंबर कितने हो गए? 10 हो गए। 100 प्रेजेंट है तो 100, अगर किसी बैक्टीरिया में 100 बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट है या 100 प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो कॉपी नंबर कितने हो गए? 100 हो गए, 100 हो गए। तो कॉपी नंबर यानी कि कितने वेक्टर एक सेल में प्रेजेंट हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉपी नंबर कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या आता है? द बेस्ट नोन वेक्टर। द बेस्ट नोन वेक्टर is
is the plasmid vector. The plasmid, the best known vector is the plasmid vector. सबसे बढ़िया जो प्लाज्मिड कौन सा वेक्टर है? प्लाज्मिड वेक्टर है ये वाला। बैक्टीरियोफेज भी वेक्टर होते हैं, लेकिन बढ़िया वाले जो वेक्टर होते हैं, अच्छा वाला जो वेक्टर होता है, इसमें कोई ज्यादातर जो है म्यूटेशन भी नहीं होते, तो अच्छा वाला जो कौन सा है वेक्टर, वो है हमारा प्लाज्मिड वेक्टर होता है। ठीक है, अब हमारे क्लोनिंग वेक्टर का अगला पॉइंट वो देख लेते हैं भैया। क्या अगला वाला पॉइंट हमारा क्या, ये देखते हैं। PBr 322 ऐसे लिखेंगे इसे, PBr 322, P स्मॉल में बनेगी, BR कैपिटल में बनती है। PBr 322 is the first artificial PBr 322 is the first artificial cloning vector developed in 1977 1977 में इसको डेवलप किया गया था बाय बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज। From E. coli plasmid, from E. coli। E. coli जो होता है आप जानते हैं, यूसेरिया कोलाई, E. coli प्लाज्मिड। अब आती है ये पॉइंट क्या कहता है, इस बात की बात आती है कि पहला आर्टिफिशियल वेक्टर कौन सा था? PBr 322। किसने डेवलप किया था? बॉलीवर और रॉड्रिगेज ने डेवलप किया था। किससे डेवलप किया था? ई कोलाई प्लाज्मिड से डेवलप किया था। तो यानी कि ये बैक्टीरिया में प्लाज्मिड हम अपने हिसाब से चेंज करने के बाद भी डेवलप कर सकते हैं। भाई कोई प्लाज्मिड मिल गया, हमने उसमें कई सारे चेंज कर दिए, अब उसका हमने क्या नाम रख दिया? PBr 322 प्लाज्मिड। ठीक है, अब एक वेक्टर में कौन कौन से गुण होने चाहिए उनको देख लेते हैं। द फॉलोइंग फीचर्स are required to ऐसे कर लेते हैं, into a vector। एक वेक्टर में ये गुण होने चाहिए। पहला वाला है origin of replication, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को क्या कहते हैं? ORI कहते हैं। एक ये गुण होना चाहिए, मतलब क्या है कि उसमें ओरिजिन की साइट होनी चाहिए, रेप्लिकेशन की जगह होनी चाहिए, जिससे प्लाज्मिड अपने आप को डबल कर सके। अगर उसमें रेप्लिकेशन की जगह नहीं हुई कि जहां से वो रेप्लिकेशन कर सके, तो प्लाज्मिड अपने आप को डबल कर ही नहीं पाएगा, तो हमारी डीएनए की दूसरी कॉपी नहीं बन पाएगी। तो हम वेक्टर का मतलब है
कि हम अपनी कई मल्टीपल कॉपी बनाते हैं वेक्टर की सहायता से, और यहाँ पर जब मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे तो रेप्लिकेशन की जगह भी तो होना चाहिए, उसे डबल करने की कोई जगह तो होना चाहिए, क्योंकि रेप्लिकेशन हर जगह से स्टार्ट नहीं हो सकता, एक स्पेशल जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो इसका जो पहला वाला जो पॉइंट है वो क्या कहता है भैया, ये है दिस इज ए डीएनए सीक्वेंस, दिस इज ए डीएनए सीक्वेंस, this is a DNA sequence that is responsible for initiating replication. Any piece of DNA when linked to this sequence can replicate within the host cell, भाई ये देख लीजिए, ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है डीएनए का एक स्पेशल सीक्वेंस होता है, GATTC या फिर ATTGGC, कुछ ऐसा स्पेशल सीक्वेंस होता है, जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, यानी कि स्टार्ट होता है, डीएनए अपने आप को डबल करना जहां से स्टार्ट करता है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये एक स्पेशल डीएनए का सीक्वेंस होता है। दूसरी वाली बात, एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन रेप्लिकेटेड विद इन द होस्ट सेल। जब कोई डीएनए का टुकड़ा इसमें जोड़ दिया जाता है तो वो अपने आप को डबल कर सकता है, क्योंकि हमने डीएनए सीक्वेंस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को लगा दिया जहां से वो डबल होना है। तो जहां से एक बार डबल होना स्टार्ट कर दिया फिर पूरा डीएनए को ही डबल कर देगा वो, ठीक है। जैसे ये है हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहां से हमने और लंबे डीएनए को लगा दिया तो क्या करेगा, ये जब यहां से डीएनए डबल होने लग गया, बाय डीएनए क्या होगा, वाई क्यू से आपने देखा होगा पहले वाले 6 चैप्टर में डीएनए कैसे अपने आप को डबल करता है। तो यहां से नया स्ट्रैंड बनने लगेगा, यहां से नया स्ट्रैंड बनने लगेगा, तो ये अपने आप को डबल करता चला जाएगा, क्योंकि ये यहां से सीक्वेंस लगा हुआ है। तो पूरे डीएनए के टुकड़े को चाहे कितना भी लंबा लगा तो बाद में वो उसको डबल कर देगा, क्योंकि ORI लगा हुआ है। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है वो देख लीजिए। ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, origin of replication also controls the copy numbers of linked DNA यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये जो है ORI, ये जो लिंक डीएनए इसमें लिंक है उसकी कॉपीज को भी कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है भाई, ये अपने आप को डबल करेगा जब भी तो डबल करेगा, अदरवाइज वो डबल करेगा ही नहीं, तो उसे कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारा दूसरा वाला पॉइंट हो गया।
तो हमारे जो है वेक्टर में कौन कौन से फीचर होना चाहिए, ये पहले वाला हमारा फीचर कंप्लीट हो चुका है। कौन से वाला फीचर था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला फीचर ये था। अब आगे जो फीचर है यानी कि सेकंड वाला जो फीचर है वो हमारा क्या होगा वो भी देख लेते हैं। क्यों भैया, वो भी देख लेते हैं। दूसरा वाला जो फीचर है हमारा सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल marker. It helps to select. It helps to select the host cells. The host cells. The host cells which contain the vector. Which contain the vectors, which contain the vector and eliminate the non-transform, eliminate other. भाई सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, इसकी सहायता से हम उस होस्ट सेल को सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमारा वेक्टर होता है, यानी कि जो हमारे लिए यूजफुल होता है, जिसमें हमारा वेक्टर है, और दूसरी वाली सेल को हम उसकी सहायता से अलग कर सकते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर यानी कि अब हमें पता है कोई एक जो है टुकड़ा है, हमें उससे काम है, और बहुत सारे टुकड़े हमारे पड़े हुए थाली में, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे यूजफुल वाला टुकड़ा कौन सा है। तो ये ऐसे ही हमारे लिए यूजफुल वाला बैक्टीरिया कौन सा, वो बैक्टीरिया कौन सा है जिसमें हमारा वेक्टर है, उसको तो हम सेलेक्ट करेंगे, उसी को लेंगे, बाकी सारे बैक्टीरिया को जो उसमें प्रेजेंट हैं उनको हम अलग अलग कर देते हैं। यानी कि हमें बैक्टीरिया आंखों से तो दिख नहीं रही, अब भाई कैसे अलग करेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से अलग करेंगे। ये कैसे काम करता है ये देखते हैं। बोले तो दूसरा पॉइंट इसमें ये कहता है, एक प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन, मैं इसके बारे में बताऊंगा, इससे पहले इसकी आप डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज डिफाइंड एज defined as procedure by which it is defined as procedure by which a piece of DNA is introduced into a bacterial cell, into a bacterial cell, इसको देख लेते हैं भाई। ये हमारा क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने किसी डीएनए के टुकड़े को किसी बैक्टीरिया की सेल में डाल सकते हैं। एक ऐसी प्रोसेस यानी कि हमारे पास कोई डीएनए का टुकड़ा है, उसको हम बैक्टीरिया की सेल में डाल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है,
अब देखिए थर्ड वाला जो पॉइंट होता है, जीन्स इनकोडिंग, जीन्स इनकोडिंग, जीन्स इनकोडिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, like ampicillin, chloramphenicol, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन are useful selectable markers for E. coli। एक लास्ट वाला पॉइंट और है जो इससे ही रिलेटेड है, द नॉर्मल E. coli cells do not carry resistance against any of these antibiotics, any of these antibiotics। देखिए भाई, जो जीन जो कौन कौन सी एंटीबायोटिक को बनाती हैं, अलग अलग जीन्स होती हैं। कोई जीन एम्पिसिलिन बनाएगी, एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक उसे कहते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करती है। ऐसे केमिकल्स जो दूसरे बैक्टीरिया को मारते हैं उनको हम क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक। तो एम्पिसिलिन है, कुछ बैक्टीरिया एम्पिसिलिन में मर जाते हैं, कुछ ऐसी होते हैं बैक्टीरिया जो क्लोरमफेनिकॉल में मर जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है टेट्रासाइक्लिन में मर जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया कैनामाइसिन में मर जाते हैं। तो ये हमारे सेलेक्टेबल मार्कर है। यार ये सेलेक्टेबल मार्कर क्या होगा, देखिए क्या लोचा है। हमारे पास बहुत नॉर्मल जो इकोलाई है, इकोलाई एक बैक्टीरिया है, यूसेरिकिया कोलाई, वो कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन उसमें नहीं पाई जाती। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ये बर्तन है और इसमें एंटीबायोटिक पड़ी हुई है। इसमें कौन सी एंटीबायोटिक है, पहली वाली एम्पिसिलिन, इसमें एम्पिसिलिन पड़ी हुई है। इसमें कौन सी पड़ी हुई है, क्लोरमफेनिकॉल, इसमें हमारी क्लोरमफेनिकॉल पड़ी हुई है। इसमें टेट्रासाइक्लिन पड़ी हुई है और इसमें हमारी कैनामाइसिन पड़ी हुई है। ठीक, देखिए क्या कहानी बनती है। और ये जो हमारे एंटीबायोटिक है ये हमारे सेलेक्टेबल मार्कर है। सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब इनकी हेल्प से हम अपनी रिक्वायर्ड वाले बैक्टीरिया को ही ले सकते हैं और दूसरे बैक्टीरिया को नहीं ले सकते। बोले तो चीजें हल्की सी क्लियर हो रही होंगी। कैसे कि हमारे पास नॉर्मल इकोलाई सेल्स है, अब हमने किसी इकोलाई सेल्स में अपना वेक्टर डाल दिया है, जो हमारे लिए यूजफुल वाला है वो वेक्टर हमने इस वाली सेल में डाल दिया। और भी सेल प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक, वो सेल प्रेजेंट है, लेकिन अब हमें भाई बैक्टीरिया आंखों से तो दिख नहीं रहे, हमने वो सारे बैक्टीरिया कहां पर डाल दिए, यहाँ पर डाल दिए। कौन सी में, एम्पिसिलिन में। एम्पिसिलिन में डालेंगे
तो ये केमिकल है दूसरे वाले बैक्टीरिया को मार देते हैं। और हमारे वाला जो बैक्टीरिया है उसमें कौन कौन सी रेसिस्टेंट जीन लगी हुई है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन भी लगी हुई है, क्लोरोमफेनिकोल रेसिस्टेंस जीन लगी हुई है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन लगी हुई है, कैनामाइसिन रेसिस्टेंट जीन लगी हुई है। यानी कि ये हमारा बैक्टीरिया सारी एंटीबायोटिक में सर्वाइव कर लेगा, किसी भी एंटीबायोटिक से मरेगा नहीं, क्योंकि हमने उसकी रेसिस्टेंट जीन उसमें लगा दी है। अब हमें अपने बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अलग करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया कौन सा है और दूसरे यूजफुल बैक्टीरिया हमें अलग करना है, दूसरे बेकार बैक्टीरिया सॉरी हमें अलग करना है। तो देखिए यहाँ पे बाकी सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, जो एम्पिसिलिन बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देगा। और हमने बैक्टीरिया फिर हमने कहां पे निकाल लिए, इसमें निकाल लिए, 2-4 बैक्टीरिया और बचेंगे। ठीक, वो भी अगर यहाँ पे हमारे एम्पिसिलिन में नहीं मरे होंगे तो क्लोरोमफेनिकोल में मर जाएंगे। फिर भी और हमने बैक्टीरिया यहाँ पे बचे 1-2 बैक्टीरिया, वो भी निकाल लेंगे। वो बैक्टीरिया जो यहाँ पे नहीं मरे होंगे तो यहाँ मर जाएंगे, क्योंकि हमारा बैक्टीरिया नहीं मरेगा। और भी हमने बैक्टीरिया निकाले, तो लास्ट में सिर्फ हमारा बैक्टीरिया ही जिंदा रहेगा, बाकी सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम छांट लेंगे कि नहीं कि हमारा यूजफुल बैक्टीरिया ये था और इस पे हम अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। और हमें दूसरे बहुत सारे बैक्टीरिया हमने कोई बर्तन लिया उसमें ढेर सारे बैक्टीरिया पड़े हैं। अब किस बैक्टीरिया को आप लोगे, किस बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया सभी जगह पाया जाता, हवा में पाया जाता, तो हवा से मिल गया होगा। तो हम टॉप सैनिटाइज उसमें काम करते हैं, जिसमें क्या है कि और अगर बैक्टीरिया आ गए तो हम उनको एंटीबायोटिक से मार देते हैं और हम अपने यूजफुल बैक्टीरिया को अलग कर लेते हैं। तो यही है हमारा सेलेक्टेबल मार्कर, यानी जिसकी हेल्प से हम अपने बैक्टीरिया को सेलेक्ट करते हैं कि जो हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया है, जिसमें हमारा वेक्टर डला है, उस बैक्टीरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्टेबल मार्कर किया। तो ये वीडियो यही खत्म होता है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।